निष्कर्ष प्राप्त करने और निर्माण कार्य को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिन महत्वपूर्ण चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करना आवश्यक है, उनमें हमने निम्नलिखित कार्य सफलतापूर्वक किया है। हमने संशोधित वापे और सभी बदले हुए दस्तावेज अपलोड किए हैं ताकि उन्हें निर्माण अनुमति जैसे दस्तावेज में पंजीकृत किया जा सके, जिसे हमने समय रहते बढ़ा लिया था। शायद साल के अंत तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए कि कोई भी अप्रत्याशित स्थिति आ सकती है। हमने अपने पास समय का अतिरिक्त भंडार रखा है, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ कुछ काम लंबा खींच जाता है तो समय पर विस्तार करना ज़रूरी होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते और इस मुद्दे को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं, इसलिए हमने यह कदम उठाया। साथ ही हमने राज्य निर्माण निरीक्षण समिति को 23 अगस्त 2025 को निर्माण कार्य की समाप्ति की सूचना वाला एक आधिकारिक और विस्तृत पत्र भेजा है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण और परियोजना की पूर्णता की पुष्टि शामिल है। यह उस पत्र की प्रति है। साथ ही हमने उन कार्यों की समाप्ति की समय सीमा के बारे में भी सूचना भेजी है जिनका निर्माण और पूंजीगत निर्माण परियोजना के पुनर्निर्माण के दौरान निरीक्षण किया जाना है। खास तौर पर हमारा निर्माण कार्य, ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे भी 19 अगस्त को वहाँ भेजा गया था और यह दस्तावेज भी हमने 19 अगस्त को ही भेजा था, जो कि आधिकारिक प्रक्रिया का हिस्सा था। इसलिए जो भी आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम हमारी ओर से उठाए जाने जरूरी थे, हमने उन सभी को पूरी तरह से पूरा किया और संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। अब हम निर्माण अनुमति में होने वाले बदलाव की आधिकारिक पंजीकरण सूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तदनुसार आगे की कार्यवाही के लिए आयोग को जल्द ही काम पर बुलाया जाएगा। ये सब यहीं हमारी अपनी साइट पर ही होगा। क्या सोविल मैश भी उसी तरह से शेयर धारकों के शेयरों का प्रबंधन हाथ में लेगा? सोलर ग्रुप ने किया। क्यों? कानून में इसकी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। समझिए, अगर हम मान लीजिए शेयरों का सार्वजनिक निर्गम करते हैं, तो जब तक ये सभी शेयर पूरी तरह से बेचे नहीं जाते, वे सोविल मैश की ही संपत्ति और उसके प्रबंधन में ही बने रहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। एक कानूनी संस्था के रूप में हमारे पास ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। ये हमारे उपविधि में भी नहीं है। इसीलिए मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अगर भविष्य में ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो हम उस पर अवश्य सोचेंगे और विचार करेंगे, और इस आवश्यकता के बारे में हम तभी सोचेंगे और उसका पूर्ण मूल्यांकन करेंगे जब हम ज़मीन खरीद लेंगे और उसका विस्तृत मूल्यांकन कर लेंगे। और वैसे ज़मीन की खरीद के संबंध में हमने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है और कार्यों की पूरी प्रक्रिया देखनी शुरू कर दी है कि वास्तव में क्या करना है, किस निश्चित समय से, और यह सब कैसे सफलतापूर्वक होगा। मुख्य शर्त जो होगी वह है उत्पाद का उत्पादन और लाभ प्राप्त करना। यही वह क्षण है, रियायती खरीद। इसे ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम मूल्यांकन कर लेंगे, हमारी अधिकृत पूंजी को जमा कर देंगे, उसे बढ़ा देंगे और हम एलएलसी को जेएससी में पुनर्गठन और उपविधि के पंजीकरण के अगले महत्वपूर्ण चरण में होंगे, तो इसी चरण में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यह समझ है कि परियोजना में और कितनी निवेश की आवश्यकता है? नहीं, मैंने ये पहले भी कई बार कहा है। मान लीजिए मुझे पता है कि अभी और क्या चाहिए। मुख्य रूप से ये टूलिंग है। मशीनों और उपकरणों में से सब कुछ प्री ऑर्डर किया जा चुका है। पूरी भुगतान नहीं हुई है, अग्रिम भुगतान किया गया है। लेकिन जैसे जैसे उत्पादों के प्रकार सामने आते हैं, उनके लिए टूलिंग की ज़रूरत होती है। इसके लिए डाइस चाहिए। अभी हमें इसकी ज़रूरत है और हॉट फोर्जिंग की भी ज़रूरत है। हमें इसकी ज़रूरत है। हम अभी हीटिंग के लिए इंडक्टर्स बना रहे हैं, इसलिए ताकि पहले से ही गर्म किए गए धातु की तापीय विकृति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। हमारे पास ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकता और ज़रूरत है। इसके अलावा अन्य उत्पादों के लिए भी डाइज की आवश्यकता होती है। कास्टिंग के लिए मोल्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लास्टिक के लिए भी मोल्ड्स की आवश्यकता होती है। इसलिए मुख्य रूप से सारा खर्च टूलिंग पर ही केंद्रित होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कागज़ पर सब कुछ बहुत आसान लगता है, पर अक्सर लोग खाइयों के बारे में भूल जाते हैं। कभी कभी
और सच कहें तो 100% संभावना के साथ अप्रत्याशित और अतिरिक्त खर्चे आ ही जाते हैं। और यही वजह है कि कुछ भी स्पष्ट, सटीक, साफ और संक्षिप्त रूप से योजना बनाना संभव नहीं हो पाता। कीमतें भी इसी तरह व्यवहार करती हैं। और उदाहरण के लिए, जब कोविड शुरू हुआ तो उपकरणों की कीमतें अविश्वसनीय रूप से बढ़ गईं, सचमुच अविश्वसनीय रूप से बढ़ गईं। और स्वाभाविक रूप से घरेलू बाजार में भी इन उपकरणों की कीमतें बढ़ गईं, क्योंकि कुछ कंपनियां इस उपकरण की डिलीवरी का काम करती थीं और कर रही हैं। उनकी कीमतें भी कई गुना बढ़ गईं। अब ऐसे में योजना कैसे बनाएं? हमें पता है कि क्या चाहिए, लेकिन ये कितना खर्च होगा ये नहीं जानते। विक्टर अरिस्तोव की क्या खबरें हैं? विक्टर अरिस्तोव इस समय उस आवश्यक उपकरण की आपूर्ति के संगठन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं जिसे हम विशेष रूप से ऑर्डर करते हैं। इसमें टूलिंग और कंप्लीट सेट्स शामिल हैं। मुख्य रूप से वे इसी महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही वे अभी अपना स्वयं का मोटर भी बना रहे हैं, जो एक विशेष प्रकार का एम्पेलर है जिसमें अंदर एक रोटर लगा हुआ है, यानी इसके अंदर एक पंखा मौजूद है। और संस्थान में अन्य काम भी कर रहे हैं। वे वहां टुपोर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खैर, ये इतना आसान नहीं है। आखिरकार ये चीन है। सोवेलमाश के लिए जमीन की कीमत कितनी है? इस संपत्ति का कैडस्ट्रल मूल्य 88 मिलियन रुपए है, जो कि एक महत्वपूर्ण और विचारणीय राशि है। हाँ, 88? मैंने गिनती की थी। अगर हम एक रेजिडेंट के तौर पर देखें तो हमें 1% पर खरीदने का अधिकार है, यानी यह 8,80,000 बनता है ना? लगभग 1 मिलियन के आसपास, क्योंकि वे कीमत बहुत जल्दी बदल सकते हैं। यहाँ सब कुछ बहुत ही तेजी से होता है। समझने के लिए, सोवेलमाश और स्पेत्सेलमाश ये अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, या सोवेलमाश के निवेशकों की स्पेत्सेलमाश में भी हिस्सेदारी होगी? ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जिनके निवेशक भी अलग हैं, लेकिन हर कोई वहां निवेशक बनने का अधिकार रखेगा। लेकिन स्पेत्सेलमाश का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य सोवेलमाश द्वारा विशेष रूप से विकसित किए गए सीरियल प्रोडक्ट्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा। तदनुसार इससे सोवेलमाश के हित में महत्वपूर्ण रॉयल्टी भुगतान भी प्राप्त होंगे। सोवेलमाश एक साथ कितने ऑर्डर पूरे कर सकता है और कितने एक साथ ऑर्डर पूरे करने की योजना है? और उनकी संख्या कितनी होगी? क्या आप योजना बना रहे हैं कि कितने और किस प्रकार के विभिन्न अनुबंध होंगे? साथियों, फिलहाल हम वर्तमान में अनुबंधों को अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं। आज ही एक महत्वपूर्ण अनुबंध के लिए मतभेदों का प्रोटोकॉल विशेष रूप से आया है। यह एक सामान्य कार्य प्रक्रिया है, एक सामान्य कार्य क्षण है, जब अनुबंध तैयार किया जाता है और उसके बिंदुओं पर सहमति बनाई जाती है। इसीलिए जितना कर पाएंगे उतना लेंगे। 2026 के लिए क्या लक्ष्य और कार्य निर्धारित किए गए हैं? 2026 के लिए हम चौथी तिमाही के अंत में कार्य निर्धारित करेंगे। असल में हमें निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र मिलेगा या नहीं, उपयोग के लिए अनुमति मिलेगी या नहीं, हम जमीन खरीद पाएंगे या नहीं, हम आधिकारिक रूप से परियोजना शुरू करेंगे या नहीं, यह सब तय होगा। ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय और प्रक्रियाएं परियोजना की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए इन समस्याओं के समाधान के बाद ही योजनाएं बनाना संभव होगा। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी ब्यूरो कब अपनी आवश्यकताओं के लिए खुद से टूलिंग डिज़ाइन और निर्माण करने में सक्षम होगा? डिज़ाइन और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी ब्यूरो की स्थापना तो वैसे भी उत्पादन साधनों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए ही की गई थी, है ना? बात यह है कि हम खुद ही डिज़ाइन करते हैं और काफ़ी मात्रा में उपकरण भी खुद ही बनाते हैं। लेकिन अगर हम उन स्टैंप्स की बात करें जिनमें मेटल और सिरामिक्स का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें खुद बनाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम कास्टिंग के लिए हम खुद ही आवश्यक उपकरण बनाते हैं, जो कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और नियंत्रित प्रक्रिया है। अब हम दबाव में ढलाई के लिए उपकरण बनाने में भी लगे हुए हैं, इसलिए हम खुद डिज़ाइन करते हैं और काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन इसमें समय लगता है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत होती है और उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए, आप ठंडे फोर्जिंग मशीन के लिए विशेषज्ञ कहाँ से लाएंगे? रूस में इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे सिखाना ही पड़ेगा। यही बात कई अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं पर भी पूरी तरह से लागू होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।